क्या कर रहे हैं आप? ध्रुवेश है रूम में। तो अरे तो अच्छा नहीं लगता ना। क्यों? उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसे पैदा करने में कितनी मेहनत लगी है हमें। आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? ऐसे हूँ तो नहीं, पर तुम्हें देखकर बन जाता हूँ। हे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं इस प्रोफेसर और स्टूडेंट की खूबसूरत लव स्टोरी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त ईशान और साथ ही अद्विका जो आपस में बातें कर रहे थे। अब अद्विका कहाँ ही बात कर रही थी, क्योंकि ईशान उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो तो लगातार उससे ऊट पटांग सवाल पे सवाल किया जा रहा था, और साथ ही अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो टैटू का सवाल उससे कर देता है, और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी शर्ट उतार करके उसे अपने बॉडी का टैटू दिखाने लगता है। वहीं अद्विका को इस बात से बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसने फर्स्ट टाइम किसी मैन को इस तरह शर्टलेस देखा था, जिसकी वजह से वो अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर लेती है, और उस मोमेंट को और ज़्यादा ऑकवर्ड बनाते हुए आस्था जी बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर आ जाती हैं। बेचारा ईशान तो शर्म से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वहीं वो अद्विका को बुलाने आई थी। अद्विका भी तुरंत ही इस अजीब से माहौल को छोड़ करके आस्था जी के साथ चुपचाप से चली जाती है। ईशान जो गुस्सा करते हुए अपने शर्ट को फेंकता है और बेड पर आकर बैठ जाता है और गुस्से में खुद से कहता है, यह क्या बात हुई? मैं उसे इतना कन्विंस करके अपने साथ लेकर आया था ताकि मैं उससे कुछ बात कर सकूं। वैसे भी ऑफिस में तो मैं उससे बात कर नहीं पाता हूँ, और अब यहाँ पर मेरे घर वालों, पता नहीं क्या इंटरेस्ट आ गया मेरे घर वालों को उसमें। नहीं, अच्छा है, इंटरेस्ट आना चाहिए। अब मेरा इंटरेस्ट उसमें आया तो मेरे घर वालों का भी आना ही चाहिए, लेकिन मुझसे तो बात कर लेने देते यार। जब से आई है तब से वही लोग बात किए जा रहे हैं। थोड़ी सी भी प्राइवेसी नहीं है। इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओ मेरी अद्विका चली गई। बाहर आस्था जी अद्विका को डाइनिंग चेयर पर बिठाते हुए कहती हैं, वैसे तुम्हारे बारे में अगर मैं कुछ पूछूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना बेटा? अद्विका जो कहती है, जी नहीं आंटी, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? आस्था जी जो कहती हैं, वैसे सच कहूँ तो ईशान काफ़ी अच्छा लड़का है। जो भी उसकी लाइफ पार्टनर होगी ना, वो बहुत नसीब वाली होगी। इस बात पर अद्विका तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लेती है। वैसे उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था इस वक्त ईशान को ऐसा लेकर के। वो तो बारिश हो रही थी, और साथ ही ईशान जो उसे बार बार फोर्स कर रहा था, इस वजह से वो ईशान के साथ आ गई थी। आस्था जी जो कहती हैं, वैसे घर पर कौन कौन है तुम्हारे? जैसे ही आस्था जी ने यह सवाल किया था, अद्विका किसी सोच में गुम हो जाती है। अद्विका जो आस्था जी की बात सुनकर अपने मन में ही कहती है, घर और घर वालों को क्या ही जानूं मैं। मुझे तो बस एक ऐसे घर में रखा गया है जहां पर सिर्फ मेरा इस्तेमाल होता है। आशा जी जो उसको किसी सोच में गुम होता हुआ देखती हैं तो उसके बाजू पर अपना हाथ सहलाते हुए कहती हैं, बेटा आप बताएंगी आपके घर पे कौन कौन है? अद्विका जो अपने होश में आते हुए कहती है, जी वो मेरी मेरी बुआ रहती है मेरे साथ, और उनकी बेटी भी है, मेरी उम्र की है लगभग। आस्था जी जो कहती हैं, अच्छा बुआ के साथ रहती हो, मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? अद्विका जो इस बात पर थोड़ी निराश हो जाती है और साथ ही उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वो धीरे से कहती है, जी वो लोग नहीं हैं, वो लोग तो। मैं ही रोकते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, मैं ही रोकते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, आई एम रियली सॉरी बेटा, मैंने आपसे ये सब पूछ करके आपको निराश कर दिया। वहीं अद्विका जो अपने मन में कहती है, आप किस बात के लिए सॉरी मांग रही हैं? यही सुनते सुनते तो मेरी अब तक की ज़िंदगी गुजर गई, और शायद आगे भी मुझे यही ताने हमेशा मिलने वाले हैं कि मेरा तो कोई अपना है ही नहीं इस दुनिया में, मैं तो अनाथ हूँ। अद्विका जिसे अपनी बुआ के बारे में याद आता है तो वो झटके से चेयर से खड़े होते हुए कहती है, आंटी मुझे चलना चाहिए, बहुत रात हो रही है, और फिर अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो मेरी बुआ मुझे बहुत उसने इतना बोला ही था कि तभी वो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लेती है, और साथ ही उसका दिमाग भी काम करना शुरू कर जाता है। वो अपनी बात को तुरंत ही चेंज करते हुए कहती है, मेरा मतलब है बहुत मानती है ना मेरी बुआ मुझे, तो इसीलिए बहुत
डांटेंगी अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो, और बहुत ही फिक्रमंद हो जाएंगी। मुझे चलना चाहिए। आस्था जी जो खड़े होते हुए कहती हैं, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? अभी तो इतना आराम से बात कर रही थी, और वैसे भी मैं तुम्हारी बुआ से बात कर लेती हूँ, लाओ। जैसे ही अद्विका ये सुनती हैं वो कहती है, नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं चली जाती हूँ ना। आस्था जी जो कहती हैं, ऐसे कैसे चली जाती हूँ? मौसम देख रही हूँ कितना बेकार है, मुझे नहीं लगता कि इस हालत में तुम्हें घर जाना चाहिए। और जहाँ तक बात रही, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? अद्विका जो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्था जी जो कहती हैं, तो किसी से डर लग रहा है? अद्विका जो अपने मन में सोचती है, बुआ बहुत मारेंगी अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो, और फिर घर का खाना कौन बनाएगा? और हाँ, कल तो उन लोगों को कहीं बाहर भी जाना है। अगर मैंने घर का खाना नहीं बनाया टाइम से तो वो, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। आंटी प्लीज़, मुझे जाना चाहिए। मैं चली जाऊंगी ना कैसे भी करके मैनेज करके, और वैसे भी ऑफिस जाऊंगी तो फिर रोज़ वहाँ पर तो नहीं रुक सकती ना, रोज़ तो घर आना ही होगा, मैं मैनेज कर लूँगी। कि तभी बाहर से ईशान जो अपनी शर्ट पहनते हुए बाहर आता है और अपनी शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करते हुए कहता है, कहीं नहीं जा रही हो तुम, चुपचाप से ही बैठो। और वैसे भी जब से तुम आई हो तब से सबके साथ तो लगी हुई हो, मुझसे तो बात भी नहीं की तुमने ठीक से। ऐसे तो नहीं जाने दे रहा मैं, और इतनी रात में जाने की ज़रूरत नहीं है। भाभी हैं, आंटी हैं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अद्विका जो कहती है, वो बात नहीं है, एक्चुअली मेरी बुआ मुझे बहुत डांटेंगी अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो। आप नहीं छोड़ सकती तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही चली जाती हूँ। यहाँ पर ईशान और आस्था जी मिल करके अद्विका को रोकने की कोशिश कर रही थी। वहीं ध्रुव और ऋषिका के रूम में ध्रुवेश जो आराम से सो रहा था, वहीं इशिका भी अपने ड्रामा को कंटिन्यू करते हुए सोने की एक्टिंग में लगी हुई थी, मगर उसे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। ध्रुव जो लगातार कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहे थे, जिसकी वजह से इशिका को थोड़ा गुस्सा आता है और वह झटके से उठकर बैठते हुए कहती है, अगर आपको टाइपिंग वाइपिंग करनी है ना, और ये खुटट पुटट करना है तो आप जाकर के स्टडी रूम में करिए, मेरा दिमाग मत खाइए। चैन से थोड़ा देर लेटने भी नहीं देते आप। ध्रुव जो कहते हैं, किस बात पर नाराज हो रही हो? और ये वो अपने काम में लगे हुए ही कहते हैं। इशिका जो कहती है, एक बार मेरी तरफ भी नहीं देख सकते आप, इतना व्यस्त है। ध्रुव जो कहते हैं, मैं काम को पेंडिंग में नहीं रखना चाहता इशिका, मैं चाहता हूँ कि रात में मैं फ्री हो जाऊँ। और ये बोल करके वो एक बार इशिका की तरफ देखकर एक आई विंक करते हुए कहते हैं, रात में तुम्हारे साथ पूरा टाइम भी तो स्पेंड करना है ना मुझे। इशिका जो थोड़ा नाराज होते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर कहती है, बढ़िया है, रात में टाइम स्पेंड करेंगे मेरे साथ। अभी मेरा मन कर रहा है तो ये अपने काम में बिजी है। वो एक बार ध्रुवेश को देखती है और फिर ध्रुव से कहती है, आप रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे नहीं सोना होना है। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ फिर रात में ये मत कहना कि तुम्हें नींद आ रही है। इशिका जो रूम से बाहर निकलते हुए कहती है, हाँ नहीं कहूँगी। और ये बोल करके वो तुरंत ही झटके से दरवाज़ा बंद कर देती है। ध्रुव जो अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर अपनी नज़र गड़ाए हुए ही कहते हैं, थोड़ा सब्र कर लीजिए जान, सब्र का फल मीठा होता है। इशिका जो बाहर आकर नीचे उतरते हुए हॉल एरिया में आ जाती है, वहीं वो देखते हैं कि इस वक्त आस्था जी और ईशान अद्विका को किसी बात के लिए लगातार कन्विंस किए जा रहे हैं, मगर अद्विका जो मानने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं है। जैसे अगर वो आज अपने घर नहीं गई तो उसका कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। इशिका भी सारी बात ऊपर से नीचे आते वक्त ही समझ जाती है कि आखिर मामला किस बारे में, कि आखिर यहाँ किस बारे में बात चल रही है। इशिका जो अद्विका से आकर कहती है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? तुम तो मुझे अपनी सिस्टर भी बोल रही थी, अपनी दीदी की बात नहीं मानोगी, और देखो हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। आखिर इतनी रात में जाकर के करना क्या है? तुम्हें घर पर भी तो जाकर के सोना ही है ना, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम तो नहीं करना है जो अगर तुम नहीं गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अद्विका जो परेशान होते हुए कहती है, प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ नहीं रही हैं। इशिका जो कहती है, मुझे समझ आ रहा है, तुम अपनी बुआ से डर रही हो ना। जैसे इशिका ने ये बोला था, अद्विका एकदम से इशिका की तरफ अपनी निगाहें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, जैसे वो कितनी ज़्यादा हैरान हो गई हो। इस बात को सुनकर कि इशिका को इस बारे में कैसे पता चला कि उसकी बुआ इतनी खड़ूस है कि उसे इतना डर लगता है अपनी बुआ से।
इशिका जो अपनी आगे की बात कंप्लीट करते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, जो प्यार और केयर करते हैं वो डांटते भी हैं और इसीलिए तुम्हें घबराहट हो रही होगी। लाओ मुझे फ़ोन दो, मैं बात कर लेती हूँ तुम्हारी बुआ से कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। वो परेशान भी नहीं होंगी और मान भी जाएंगी। लाओ। इशिका की बात सुनकर अद्विका जो कहती है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस घर जाना चाहती हूँ, आप समझ नहीं रही हैं। इशिका जो कहती है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वैसे भी इस पूरे घर में मेरा ही राज चलता है, जो भी मैं बोलती हूँ वो सबको करना पड़ता है। क्यों मम्मी? आस्था जी जो कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, यही है यहाँ की महारानी। अब अगर तुम इनकी बात नहीं मानी ना तो सज़ा मिलेगी तुम्हें। ईशान जो कहता है, हाँ और सज़ा के तौर पे तुम्हें पूरा टाइम मेरे साथ स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे ही इशिका, आस्था जी और अद्विका ये सुनते हैं, वो तीनों के तीनों मिलकर के ईशान को घूरना शुरू कर देते हैं। ईशान जो अपना चेहरा छुपाते हुए अपने बाल को ठीक करते हुए कहता है, वो कुछ ज़्यादा गलत बोल दिया क्या मैंने? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ और पनिशमेंट रख लेंगे। क्यों है ना इशिका? इशिका जो कहती है, तुम तो चुप ही रहो। और फिर वो अद्विका के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ ना अद्विका, और वैसे भी जहाँ तक मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में तुम्हें इसी घर में रहना है, तो अच्छा होगा कि तुम आदत डाल लो। और ये बोलते बोलते वो अपनी तिरछी नज़र से एक बार ईशान को देखती है और फिर अद्विका को। अद्विका जो धीरे से कहती है, ओके मैं रुक जाती हूँ। जैसे ही अद्विका ने ये बोला था, आस्था जी और इशिका दोनों इस बात पर खुश हो जाती हैं, मगर ईशान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिससे देखने में वो थोड़ा जोकर टाइप लग रहा था। एक गहरी सांस भर के छोड़ता है, जैसे अब जाके उसके दिल को सुकून मिला हो कि फाइनली अद्विका यहाँ पर रुकने वाली है। इशिका आज कहती है, अच्छा लाओ अब फ़ोन दो, मैं तुम्हारी बुआ से बात कर लूँ। जैसे ही इशिका ने हाथ बढ़ाया था, अद्विका जो थोड़ा सा पीछे होते हुए कहती है, आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं बात कर लूँगी रात में। इशिका जो कहती है, अरे नहीं नहीं, उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि तुम किसके घर में हो, तुम सेफ हो या नहीं, हम लोग कैसे हैं। वैसे भी आजकल किसी भी लड़की को अनजान घर में छोड़ना कोई मामूली बात थोड़ी ना है, इसीलिए लाओ मैं अपने हिसाब से बात कर लूँगी। और वैसे भी अपने क्लाइंट्स को मनाने में मैं बहुत माहिर हूँ, बातों से मैं किसे नहीं मना लेती। पूछो ईशान से, ये इतने खड़ूस भाई को मना लिया था मैंने, तो फिर तुम्हारी बुआ क्या चीज़ है, लाओ दो। अद्विका जो कहती है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं, मैं कर लूँगी ना बात। इशिका को अद्विका के चेहरे पर एक अजीब सी शकन नजर आ रही थी। इशिका ने साइकोलॉजी बड़े मन से पढ़ी थी, क्योंकि ध्रुव उसे पढ़ाया करते थे और ध्रुव के साथ रहते रहते उसे भी इंसानों का चेहरा थोड़ा बहुत पढ़ना तो आ ही गया था। वो समझ तो जाती है कि अद्विका के साथ कोई और ही प्रॉब्लम है जो वो शेयर नहीं कर पा रही है, मगर वो किसी न किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। अद्विका जो उसकी गाल पर धीरे से अपना हाथ रखकर सहलाते हुए कहती है, ओके एज यू विश, तुम खुद भी बात कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत लगे तो तुम मुझे फ़ोन दे देना, मैं उन्हें समझा दूंगी। हाँ। और ये बोल करके वो भी डाइनिंग चेयर को पीछे करते हुए जा करके अद्विका के ठीक सामने बैठ जाती है। ईशान जो कहता है, अब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इशिका तुम्हें रूम में जाना चाहिए ना, हम सब यहाँ पर क्यों आकर इकट्ठा हो गए? आस्था आंटी आप भी सुबह से इतना काम कर रहे हो, आपको भी रेस्ट करना चाहिए ना। आस्था जी जो ईशान को देखकर कहती हैं, इतनी केयरिंग क्यों हो रही है शान? वही इशिका जो थोड़ा खांसते हुए कहती है, समझिए मम्मा, क्यों हो सकती है ईशान जी के दिल में आपके लिए इतनी केयर? क्यों ईशान, मुझे भी चलना चाहिए ना अपने रूम में। ईशान जो कहता है, ऑब्वियसली, अब वैसे मुझे लगता है कि आप लोग यहीं बैठो, मैं ही चला जाता हूँ। इशिका जो कहती है, हाँ हाँ निकलो, तुम ही हो यहाँ पर सबसे अनवांटेड पर्सन, जिसे यहाँ पर कोई भी नहीं पूछ रहा और ना ही उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत है, तो तुम दफा हो यहाँ से। ईशान जो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अद्विका भी मेरे साथ जाएगी। अद्विका जो कहती है, नहीं मैं क्यों जाऊँगी आपके रूम में। ईशान को तो पूरी तरह पोपट हो जाता है। आस्था जी और इशिका दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं और बड़े मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए कहते हैं, तो बताओ ईशान, तुम जा रहे हो अपने रूम में? ईशान जो कहता है, चीटिंग है ये, मुझे नहीं जाना कहीं। और ये बोल करके वो भी अद्विका के ठीक बगल में आकर बैठ जाता है। कुछ देर इसी तरह से बातें होना शुरू हो जाती हैं।
ईशान जो सबको बैठकर वहां पर एंटरटेन कर रहा था। वैसे तो वो अद्विका से सिर्फ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, मगर अद्विका जो उसे जरा भी भाव नहीं दे रही थी और इसी वजह से वो इस वक्त रोमांटिक से ज्यादा एंटरटेनिंग मटेरियल लग रहा था। लगभग 1 घंटे बाद ध्रुव का भी अब ऑफिशियल काम खत्म हो जाता है और वो अपने रूम से बाहर जागते हुए अपने डोर पर टिक कर ही कहते हैं, जान, वेयर आर यू? ध्रुव की आवाज जैसे ही गूंजती है, सारे लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। अब जाके ईशान का मौका आया था इशिका को चढ़ाने का। वो तुरंत ही चेयर से खड़े होते हुए इशिका के सामने टेबल पर आकर बैठते हुए कहता है, तो कोई बुला रहा है आपको इशिका जी? वही ध्रुव जो एक और बार बोलते हैं, बीवी वेयर आर यू? तुम आ रही हो या मैं खुद आऊं और तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाऊं? हो गया है नाराजगी, अब आ भी जाओ। ध्रुव की बात जैसे ही हॉल एरिया में गूंजती है, ईशान तुरंत ही इशिका के सामने आ जाता है। अभी तक जहां इशिका ईशान को चढ़ाई जा रही थी, अब बारी ईशान की थी और वो ठीक उसके सामने आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ? कोई बुला रहा है आपको? शायद आपके पतिदेव आपको याद कर रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। वैसे तुम कहो तो मैं बोल दूं भाई से कि तुम्हारे पैरों में दर्द है, वो खुद ही तुम्हें उठा कर ले जाए। एक्चुअली दिस इज द बेस्ट आइडिया, मैं ऐसे ही करता हूँ। और वो चिल्ला कर कहता है, भाई इशिका यहीं पर है, पर वो जाना नहीं चाहती, आप चाहे आकर के तो उसे ले जा सकते हैं। इशिका जैसे ये सुनती है, वो टेबल पर रखे एक नाइफ को उठाकर उसकी तरफ करते हुए कहती है, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। ईशान जो तुरंत ही टेबल से उतरता है और तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। वहीं इशिका भी उसके पीछे पीछे ही जा रही थी कि तभी पीछे से ध्रुव जो साइड से आते हैं और इशिका के ठीक सामने आ जाते हैं। इशिका ने बहुत जोर से उस नाइफ को पकड़ रखा था, जिससे जैसे ही ध्रुव अचानक से उसके सामने आए थे, वो नाइफ का शार्प पॉइंट जो जा करके ध्रुव के सीने पर लग जाता है। जैसे ही इशिका को एहसास होता है कि गलती से ही सही उससे क्या हो गया है, वो झटके से नाइफ को अपने हाथ से फेंकती है और तुरंत ही ध्रुव के शर्ट को खोलते हुए उनके चेस्ट पर देखने लगती है और काफी पैनिक में कहती है, आप ठीक तो हैं? आई एम सो सॉरी, गलती से लग गया, वो मैं ईशान को मार रही थी, आई एम रियली सॉरी। मैं वो कि तभी ध्रुव जो उसके होंठ पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहते हैं, रूम में चल के देखते हैं कितना ब्लीडिंग हो रहा है और कितना नहीं, और फर्स्ट एड भी तो वहीं लगा देना, चलो। और ये बोल करके वो उसे सच में अपनी गोद में उठा लेते हैं। अब इशिका की तो हालत खराब हो चुकी थी, इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से ध्रुव उसे गोद में उठाकर किसी बच्चे की तरह ले जा रहे थे। वहीं ईशान भी अब ये मौका क्यों छोड़ता, वो जोर जोर से खांसना शुरू कर देता है। इशिका को लग तो बहुत ही अजीब रहा था, मगर वो क्या कर सकती थी। ध्रुव जो तुरंत ही उसे अपने रूम में ले जा करके उसे अपने बेड पर धीरे से लेटाते हुए कहते हैं, अब चेक करो कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है नहीं। इशिका जो धीरे से कहती है, दरवाज़ा तो बंद कर दीजिए। ध्रुव जो उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही समझदार हो तुम इस मामले में। आपके साथ रहते रहते समझदार हो गई उस मामले में। ध्रुव जो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, मैं भी आता हूँ, दरवाज़ा लॉक करके। और ये बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वहीं इशिका जो झटके से ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। ध्रुव जैसे ही बेड की तरफ आए थे, वो देखते हैं कि इशिका जो पूरी तरह से खुद को कवर कर चुकी है। ध्रुव उससे कहते हैं, इशिका जो कहती है, नहीं अभी नहीं, वैसे भी आपको डिनर नहीं करना है। और वो धीरे से अपना चेहरा बाहर निकालते हुए ध्रुव से पूछती है। ध्रुव जो अपने चेहरे को इशिका के चेहरे के करीब लाते हुए बेड पर चढ़ जाते हैं और उससे कहते हैं, क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। और ये बोल करके वो अपने होठों को इशिका के गाल पर टच कराते हुए कहते हैं, तुम खुद को सर्व तो करो। इशिका जैसे ये सुनती है, वो ध्रुव के चेस्ट पर मारते हुए कहती है, हाँ कैसी बातें करते हैं आप। ध्रुव जैसे कहते हैं, मैं सच में बहुत भूखा हूँ, प्लीज़ मुझे मेरा डिनर करने दो। इशिका जो कहती है, कुछ ज़्यादा ही गंदी बातें करना शुरू नहीं करती हैं आप। ध्रुव जिसके बाल को उसके चेहरे से हटाते हुए उसे एक साइड में करते हैं और उसके गर्दन पर आकर धीरे से किस करते हुए कहते हैं, तुम्हारी जैसी बीवी हो, इतनी हॉट, इतनी प्यारी, तो भला अच्छी बातें कैसे निकलेगी मुंह से, यू नो। इशिका जो कहती है, क्या कर रहे हैं ध्रुवेश है यहाँ पर।
ध्रुव जो से कहते हैं वो सो रहा है। इशिका जो कहती है फिर भी ये अच्छा नहीं लगता ना। ध्रुव जो से कहते हैं क्यों, उसे भी तो पता चलना चाहिए उसके मॉम डैड ने कितनी मेहनत की उसे पैदा करने में, ऐसे ही नहीं हो गया वो। इशिका जो कहती है हे भगवान, इतने बेशरम कब हो गया आप। ध्रुव जो से कहते हैं ऐसे था तो नहीं, पर जब से तुम मिले हो ना, हो गया हूँ। और ये बोल करके ध्रुव जो उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके होठों को देखते हुए कहते हैं आई थिंक तुम भी कुछ ऐसा ही करना चाहती हो, वो बात अलग है कि तुम कर नहीं पा रही। इशिका जो कहती है आप समझ नहीं रहे, बीच में डिस्टर्ब कर देगा ध्रुविश। ध्रुव जो उसके होठों के और ज़्यादा करीब आते हुए कहते हैं वो अपने छोटे बेड पर है, हम अपने बेड पर कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। और ये बोलते हुए जैसे ही ध्रुव इशिका के होठों की तरफ झुके थे कि तभी ध्रुविश सच में जग जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। इस वक्त ध्रुव और साथ ही इशिका जो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके थे और अब वो दोनों अपना कंट्रोल लूज ही करने वाले थे कि तभी उनका बच्चा जो उन्हें तंग करना शुरू कर देता है। ध्रुव जो तुरंत ही एक साइड में लेटते हुए इशिका से कहते हैं यार, बाप बनना इतना मुश्किल होता है, आई रियली डिडंट नो दैट। इशिका जो कहती है जी हाँ, और जब बाप बन जाए ना तो अपने इमोशन पर थोड़ा कंट्रोल रखना सीख लीजिए आप। और ये बोल करके वो जल्दी से बेड से खड़ी होती है और तुरंत ही अपने बच्चे के पास चली आती है और वो ध्रुविश को अपनी गोद में उठाते हुए उसे खिलाते हुए कहती है ना 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 मम्मा आ गई बेटा, क्या हो गया, डरावना सपना देख लिया था क्या। ध्रुव जो अपने एक हाथ पर अपने सिर को टेक लगाते हुए लेटते हैं और उससे कहते हैं नाटक कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि उसकी कोई बहन आए। इशिका जो ध्रुव की ओर मुड़कर देखते हुए कहती है बच्चे को तो छोड़ दीजिए कम से कम, उस पर भी डाउट कर रहे हैं आप। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या सच में इतना मुश्किल होगा ध्रुव और इशिका का एक दूसरे के करीब आना, वो भी ध्रुविश की वजह से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी जिसमें होने वाला है स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच एक प्यारा सा लव सीन। आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में और सुनते रहिए स्टोरी विद सौम्या को।